इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर में हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है डिफरेंट सिस्टम्स जो जो हम इंडिपेंडेंट हुए और जो हमने अपनी डेवलपमेंट की जर्नी या ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट की, तो हमारे सामने या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके सामने दो डिफरेंट सिस्टम्स थे, इकोनॉमिक सिस्टम्स थे, जिनको अपनाकर दुनिया के बाकी सारे देश, दोनों में से किसी एक को अपनाकर दुनिया के बाकी सारे देश अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। तो दो सिस्टम थे, पहला था कैपिटलिज्म और सेकंड था सोशलिज्म। कैपिटलिज्म जो है वो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में चलता है, और सोशलिज्म जो है उस टाइम जो हमने डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम सोशलिज्म का जो यूज़ करने वाला या सोशलिस्ट सिस्टम का यूज़ करने वाला सबसे बड़ा कंट्री जो था वो सोवियत यूनियन था, या जिसे हम मॉडर्न टाइम में रसिया कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए श्री जवाहरलाल नेहरू जी, ये इन ये थोड़ा सोशलिस्ट विचारधारा के थे। इनको लगता था, या इनका मानना था कि अगर इंडिया जैसे देश का विकास करना है, और चूंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, इनकम की इतनी इनइक्वलिटी है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है जिसमें पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ के लिए सोशलिस्ट सिस्टम जो है वही अप्रोप्रिएट होगा सभी के लिए विकास सुनिश्चित करने के लिए, या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, और सबका सारे सेक्शंस, सोसाइटी के सारे सेक्शंस का डेवलपमेंट करने के लिए सबसे उचित जो सिस्टम होगा वो सोशलिस्ट सिस्टम होगा। लेकिन चूंकि वो भी इस फेवर में नहीं थे कि जैसा सोशलिस्ट सिस्टम सोवियत यूनियन में है, जहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्शन यूनिट्स पे केवल गवर्नमेंट का अधिकार चलता है या गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, उतना स्ट्रिक्ट सोशलिज्म के पक्ष में वो नहीं थे। वो चाहते थे इंडिया में सोशलिज्म हो, लेकिन साथ साथ कैसा सोशलिज्म हो, यहाँ पर प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, या इंडिया के ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर का भी यूज़ किया जाए। तो इसलिए उन्होंने एक नया सिस्टम अपनाया, जिसमें क्या हुआ कि सोशलिस्ट सिस्टम के सारे जो भी बेस्ट पॉइंट्स हैं वो उसमें शामिल थे, लेकिन जो उसके ड्रॉबैक्स थे, जहाँ पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल, सारी चीज़ें गवर्नमेंट की ओनरशिप, और सारे डिसीजन, सारे सेंट्रल प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक्स के डिसीजन जो वो गवर्नमेंट के हाथ में हो, वैसा सिस्टम ना अपनाकर उन्होंने गवर्नमेंट का भी सिस्टम, गवर्नमेंट तो हो ही साथ में, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी हो। तो वो जो सिस्टम हमने अपनाया उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम हमने अपनाया था। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी है, और प्राइवेट सेक्टर भी है। अब इसमें बात क्या आती है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से काम करेगा, मार्केट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कौन सा काम करेगा, और गवर्नमेंट जो है या पब्लिक सेक्टर कौन सा काम करेगी। तो जो हमारे सिस्टम था उसमें क्या था कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है, मार्केट जो है या प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा जो उनका वो प्रोडक्शन कर सकता है, या जिसको प्रोडक्शन करने में उसको प्रॉफिट होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऐसे इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी जिसके प्रोडक्शन को प्राइवेट सेक्टर ने छोड़ दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को वो एरिया जो है वो एरिया प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था। तो जहाँ जो एरिया प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था, उस एरिया का प्रोडक्शन कौन करेगा, या उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट भी है यहाँ पर, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। ये सिस्टम हमने अपनाया। अब जब सिस्टम हमने चूज़ किया, अब ये सिस्टम हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अपनाया, क्योंकि हमने एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम अपनाई जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब जनता जो है वो सर्वोपरि है, पीपल्स के ऊपर चीज़ें हैं। तो जब हमने डेमोक्रेसी में पीपल्स को इंडिपेंडेंस दी या पीपल्स को अपनी पावर दी, तो हमको उस डेमोक्रेसी में पीपल्स के या पब्लिक, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ओनरशिप है, उनकी उनको भी फ्रीडम देनी ज़रूरी थी। ऐसा नहीं कि हमने पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी अपनाया और इकोनॉमिक सिस्टम में हमने सोशलिज्म अपना लिया। यहाँ पर सोशलिज्म में सारा का सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, और डेमोक्रेसी में जो है वो हमने जनता से भी ये वादा किया कि आपको भी सारे फ्रीडम्स मिलेंगे, आपको भी प्रोडक्शन करने का, आपको भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का फ्रीडम मिलेगा। तो दोनों कंट्राडिक्शन हो जाते हैं। तो उस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए और इस सोशलिस्ट सिस्टम को डेमोक्रेसी के अनुकूल बनाने बनाने के लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्मूला अपनाया।
और जब मिक्स्ड इकोनॉमी का फार्मूला अपना लिया तो हमने बात स्टार्ट की कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए। डेवलपमेंट का कुछ प्लान करना पड़ेगा और प्लान करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा, कुछ ऐसे लोगों का समूह चाहिए होगा जो पढ़े लिखे लोगों का जो प्लानिंग करें कि देश के लिए अगर हम देश के लिए ये जो भी गोल्स हम डिसाइड करते हैं उन गोल्स को अचीव करना है तो कौन से कैसे पॉलिसीज अपनानी होंगी, कौन सी किस तरीके की प्लानिंग करनी होगी। उसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन गठित की जिसको कि योजना आयोग कहते हैं। मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन गठित हुई और इसके चेयरपर्सन के रूप में प्रधानमंत्री को चुना गया। प्रधानमंत्री जो है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसका चेयरपर्सन होगा। और फिर हमने स्टार्ट किया प्लानिंग कमीशन के सजेशंस पर हमने या प्लानिंग कमीशन के सजेशंस पर हमने 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट उठाया। यानी कि हम क्या करेंगे, 5-5 साल के शॉर्ट टर्म गोल्स निर्धारित करेंगे और उस 5 साल में उन पॉलिसीज़ का यूज़ करके उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। और ये 5 ईयर प्लान्स जो होंगे वो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे या शॉर्ट टर्म प्लान्स होंगे किसके लिए, 20 ईयर का जो लॉन्ग टर्म प्लान है 20 साल के लिए। हमको 20 साल का डेवलपमेंट करना है या हमने 20 साल में हमको देश को यहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ को प्रोडक्शन को इस स्टेज से इस स्टेज पे पहुंचाना है 20 ईयर्स में। तो हमने क्या किया, उस 20 ईयर्स को 4 पार्ट में 5-5 ईयर्स के पार्ट में तोड़ा कि हम 5-5 साल का टारगेट लेकर चलेंगे। तो इन 5-5 साल का टारगेट जो है यही क्या कहलाता है, 5 ईयर प्लान। और ये जो टोटल 20 ईयर का पीरियड कहलाता है उसको कहते हैं तो पर्सपेक्टिव प्लान। अब जब हमने प्लानिंग कमीशन गठित की, 5 ईयर प्लान हमने लिया। 5 ईयर प्लान भी हमने उस टाइम सोवियत यूनियन से ही यानी कि मॉडर्न टाइम के रसिया से ही लिया था। रसिया सबसे पहले प्लानिंग का कॉन्सेप्ट और 5-5 साल के गोल्स निर्धारित करके डेवलपमेंट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो रसिया से आया था, सोवियत यूनियन से आया था। इंडिया को हमको अच्छा लगा, हमको लगा कि हम इस तरीके की सिस्टम अपना कर या इस तरीके का 5-5 साल की प्लानिंग करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमने रसिया से भी 5 ईयर प्लान्स ले लिए। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हुए हमारे यहाँ। और अब बात करेंगे जो भी प्लानिंग करनी है, हमको प्लानिंग करनी किसके लिए है, उसके पहले हमको कुछ गोल्स बनाने होंगे और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी होगी। तो हमने टोटल जो डिफरेंट गोल्स सेट किए और वो डिफरेंट गोल्स टोटल 4 से 5 गोल्स हमने सेट किए। और उन गोल्स का मतलब क्या था, डिफरेंट गोल्स जो होंगे उसको क्या करेंगे डिफरेंट 5 ईयर प्लान में। अगर हमने एक गोल बनाया कि हमको मॉडर्नाइज करना है, एक गोल बनाया हमने ग्रोथ करना है, हमको सेल्फ रिलायंस होना है, हमको विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करनी है, हमें अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज लानी है, साथ साथ इकोनॉमी का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से करना है। तो 5 ईयर प्लान्स में हमने क्या किया, एक एक 5 ईयर प्लान में एक एक कुछ गोल्स को इम्पोर्टेंस दी, कुछ मेजर गोल्स को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाया और हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। अब क्या कर सकते हैं, 1-5 साल में अब सारे गोल्स को तो अचीव करने की कोशिश कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और सारे रिसोर्सेज का हमको प्लानिंग के तहत यूज़ करना है तो हमको क्या करना होगा, एक एक गोल्स को फोकस करके हमको टोटल 20 ईयर में एक अपना पर्सपेक्टिव या जो भी 4-5 हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करना होगा। और वो कैसे कर पाएंगे, जब हम एक एक 5-5 साल में एक एक गोल्स को इम्पोर्टेंस देंगे। तो ऐसे हमने गोल्स बनाने स्टार्ट किए और हर जो भी हमारा एम था या हमारे गोल्स से ग्रोथ ग्रोथ का एम था या सेल्फ रिलायंस का मॉडर्नाइजेशन का एम था, उन सारी चीज़ों को क्या करना था, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए सबको अचीव करना। और प्लानिंग का डिफिनीशन में हमने पढ़ा ही यही था कि प्लानिंग का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है देश का। तो कैसे करना है, हमारे रिसोर्सेज का इस तरह यूज़ करना है जो कि हमारे प्रायोरिटीज़ को, अगर हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम ग्रोथ करें तो हम अपने रिसोर्सेज का पहले सबसे ज़्यादा यूज़ किस किस मोटिव के लिए करेंगे, ग्रोथ मोटिव के लिए करेंगे। अगर हमारी सेकंड प्रायोरिटी है कि हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं, पहले हमारी प्रायोरिटी होगी ना कि हम सबसे, अगर हम मॉडर्न अपने ही घर में अगर कोई बजट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हमको सबसे पहले तो कुछ खाने को मिले। तो हम अपना पहला जो भी हम कमाई होती है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, सबसे पहला किस पे फोकस करते हैं, खाने पीने की चीज़ों पे फोकस करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं, फिर तीसरी चीज़ें आती हैं, अलग अलग प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो वही काम हमने किस में किया, गोल्स में किया। अब टोटल हमने 4 से 5 गोल्स बनाए। उन 4-5 गोल्स को अचीव करना था हमको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज से, इकोनॉमिक प्लानिंग से। जो हमारे लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स या जो भी हमने गोल्स बनाए उसमें टोटल 4
या 5 गोल्स की बात करते हैं। पहला तो है ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव था हमारा कि इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी। हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि इकोनॉमी हमारी कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, कोई ग्रोथ नहीं था, इकोनॉमी रुकी हुई थी, काफ़ी पिछड़ापन था, सारी चीज़ें थी। तो पहला गोल हमारा क्या था? ग्रोथ की ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया कि हमको अपनी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट पोजीशन से निकालना है। उसको कहाँ पे ले जाना है? स्टैग्नेंट से एक ग्रोथ के रास्ते पे ले जाना है, डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाना है, जहाँ इकोनॉमी हमारी एक जगह पे रुकी हुई थी, अब उसको क्या करना है? चलायमान करना है। और उसके लिए क्या करना होगा? अगर इकोनॉमी में ग्रोथ करना है तो ग्रोथ का पैरामीटर क्या है? मॉडर्न टाइम में हम ग्रोथ का पैरामीटर मानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, हमारी जीडीपी जो है उसको बढ़ाना है। जीडीपी का मतलब क्या है? कि जितनी हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उन सारे की मार्केट प्राइसेस को ऐड करके हम जीडीपी फाइंड करते हैं। तो अगर जीडीपी बढ़ाना है तो हमको क्या बढ़ाना होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। मोर एंड मोर जो भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। और प्रोडक्शन कैसे करना होगा? जो भी सेक्टर वाइज सारे सेक्टर्स हैं उसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ का यूज़ करके सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाना हो सकता है मॉडर्न इंडस्ट्री लगानी हो सकता है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लगानी हो सकता है हैंडीक्राफ्ट में काम करना हो। तो ये सारी चीज़ों को ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना होगा? जीडीपी को बढ़ाना होगा। जीडीपी को कैसे बढ़ा पाएंगे? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कहाँ होगा? डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो मॉडर्नाइजेशन था। चूँकि हमने बात की कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर में या हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ थी, जो हम टेक्निक्स यूज़ करते थे वो सारी कैसी थी? परंपरागत टेक्निक्स थी, पुरानी टेक्निक्स थी। यानी कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में या टेक्निकल नॉलेज में हम लैग कर रहे थे कहीं न कहीं। तो अब अपने देश को मॉडर्न बनाना है हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है, बड़ी-बड़ी मशीनरी बनानी है, कुछ रिसर्च करना है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स लाने हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएँगी? जब हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होगा, हम कहीं से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न बनाएँगे, अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को मॉडर्न बनाएँगे। प्रोडक्शन यूनिट्स में जहाँ ज़्यादातर काम जो है वो हाथों से किए जाते थे, जिसका प्रोसेस स्लो होता था उसको रिप्लेस करना है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है, टेक्निक को ह्यूमन के साथ कंबाइन करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। यानी कि सारी चीज़ें क्या है? मॉडर्नाइजेशन की बात करनी है। साथ साथ हमको अपने सोसाइटी को भी मॉडर्न करना है। जो सोसाइटी प्राचीन ख्यालों की सोसाइटी थी, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, वुमेन्स का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं था। जब हमारी 50% जनसंख्या जो है वो घर पे बैठी रही, उसका वर्कफोर्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो यानी इकोनॉमी किस पे फंक्शन करेगी? केवल 50% लोगों के कंधे पर चल रही है। तो अगर हम महिलाओं को भी वर्कफोर्स में लेकर आते हैं, महिलाओं को भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में लेकर आते हैं, तो इकोनॉमी कैसे फंक्शन करेगी? 50+50 100% एफर्ट से डेवलप करेगी। और साथ साथ महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में चेंजेस आएंगे। तो हमको अपनी मॉडर्नाइजेशन किसका करना है? इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजीज़ का, मॉडर्न टेक्नो का भी मॉडर्नाइजेशन करना है। साथ साथ हमको किसका मॉडर्नाइजेशन करना है? अपनी सोसाइटी का भी मॉडर्नाइजेशन करना है। थर्ड जो है वो सेल्फ रिलायंस का गोल हमने किया। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? कि जो ऐसी गुड्स जिनका प्रोडक्शन हम इंडिया में कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन हम इंडिया में करें, उनको बाहर से ना मंगाएं। ये है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब खुद पे निर्भर हों हम। किसी बाहरी देश पे, किसी एक्सटर्नल हेल्प पे हमारे यहाँ खाने की चीज़ें नहीं हैं। हमारे यहाँ इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, फर्टाइल लैंड है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जिससे अपनी सारी जनसंख्या का पेट भर सकें। तो अब हम क्या करेंगे? बाकी जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए हमको बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो यानी कि हम अपने लोगों के पेट भरने के लिए हम किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड हो गए। तो इस डिपेंडेंसी को कम करना है। ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाए। इसी को बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस का बात आई क्यों? सबसे पहला तो हम अपनी इकोनॉमी अब हम खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमको अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ाना है। और प्रोडक्शन बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं? अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस बना सकते हैं। साथ साथ उस टाइम जो अभी हमारी इकोनॉमी नई नई इंडिपेंडेंस हुई थी, नई नया स्वतंत्रता मिली थी हमको, तो लोगों को डर भी था कि कहीं हमने अगर स्वतंत्र तो हो गए हम, लेकिन अगर हमने बाहरी देशों पर या फॉरेन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी कर दी या दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड रहे, तो फिर हमारी स्वतंत्रता ये किस काम की?
हमारी सॉवरेनिटी जो है, हमारी स्वतंत्रता जो है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता जो है, हमारी पॉलिसी जो है, उस पे दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो हम एक सही मायने में एक स्वतंत्र कंट्री नहीं रह जाएंगे। तो उस अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए हमको क्या करना था? सेल्फ रिलायंस करना था। अब ये सारे ग्रोथ और जो सेल्फ रिलायंस मॉडर्नाइजेशन की टेक्निक है, इसका एक जो चौथा गोल था हमारा, वो इक्विटी या इक्वलिटी भी था कि जब हम डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सेक्शंस जो हैं वो छूट जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ जाए, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनइक्वालिटी थी, उन सारी चीज़ों को भी दूर किया जाए। साथ साथ जो समाज के वीकर सेक्शंस हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं है, उनको भी क्या किया जाए। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब, वो तो उनका काम तो प्रॉफिट कमाना, वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसको नहीं फायदा हो रहा है। उनको किस बात से लेना देना था? अपने फायदे से। लेकिन अब चूंकि हमारी सरकार है, जनता की सरकार है, तो अब हमारी सरकार का दायित्व तो बनता है ना कि सारे सेक्शंस को, सारे लोगों को साथ लेकर चलें, सबका साथ सबका विकास करें। तो वो इक्विटी भी लाना है हमको, डेवलपमेंट के साथ साथ समाज में वो इक्विटी भी लेकर आनी है। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है, सबके साथ न्याय हो, सबको न्याय मिल सके, सबको समाज में एक उचित स्थान मिले। कोई ऐसा ना हो जो समाज में हाशिए पर हो, या समाज में मार्जिनलाइज की हुई कम्युनिटीज हो। हर कोई जो है डेवलपमेंट में योगदान कर सके, और सबको उस डेवलपमेंट का साथ साथ फायदा भी हो सके। और इनकम की इनइक्वालिटीज जो है, वो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, 10% जो हमारे समाज सोसाइटी है, हमारी जनसंख्या, उसके पास बहुत पैसा है, बाकी 90% के पास कुछ पैसा ही नहीं है। तो ये जो इनइक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इसको भी दूर किया जा सके। ये 4 मेजर जो है हमारे गोल्स थे। एक लास्ट जो हम इन चारों से मिलाकर निकाल सकते हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट सबको रोजगार, अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा, तो पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगा अगर वर्क फोर्स का, जैसे यहाँ हमने बात की कि 50%, अगर ज़्यादातर लोग डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगा? ये देश का ग्रोथ और तेज़ी से होगा, और ग्रोथ और तेज़ी से होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये अपने 4-5 जो हमारे गोल्स थे, जिसके बारे में बात की कि हमने डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए ये गोल्स डिसाइड किया कि हमको अपने डेवलपमेंट में अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से डिज़ाइन करना है जिससे क्या हो सके? ग्रोथ हो सके, मॉडर्नाइजेशन हो सके, सेल्फ रिलायंस हो सके, इक्वलिटी आ सके या इक्विटी आ सके, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सके। अब इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट सेक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर में 1950 से लेकर 1990 तक कितने चेंजेस आए, क्या हमने ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, उसको अचीव किया या नहीं किया, क्या हमने मॉडर्नाइजेशन, क्या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस हुए, क्या इक्विटी आई, सारे लोगों को इक्वलिटी मिली, रीजनल इक्वलिटी भी आई, और सेक्शनल सोसाइटी में जो सेक्शंस थे उनमें इक्वलिटी आई, सब में इक्वलिटी आई। कहीं ऐसा तो नहीं कोई रीजन जो है देश का, कोई पार्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गया, कोई पार्ट जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज के कारण या न्यू पॉलिसीज़ का उतना फ़ायदा नहीं उठा पाया। इन सारी बातों को एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। फिर हम वही बात इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्या हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फिर से जगी, या उसने फिर से एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया, उसने फिर से प्रोडक्शन देना स्टार्ट किया। क्या हमारी जो स्लो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ थी उसको हम तेज कर पाए, क्या हमारे पास जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारे पास बेसिक मशीनरी की इंडस्ट्रीज़ थी, वो उसको हम डेवलप कर पाए या नहीं कर पाए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ ला पाए या नहीं ला पाए, सेल्फ रिलायंस हो पाए कि। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। साथ साथ थर्ड जो है हमारा ट्रेड का सेक्टर है। ट्रेड सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंस हो पाए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी कितनी रही, कब से? 1950 से 1990 तक। इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।